नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेनियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को जिस चीज़ का इंतजार था, आज वो दिन आ गया है कि आप सभी के मन में एक टॉपिक होता है IPSC कि अब बहुत से बच्चों का कभी कितने दिन से व्यू आ रहा था कि सर IPSC स्टार्ट करिए, आप IPSC स्टार्ट करिए, IPSC स्टार्ट करिए। तो आइए, आज के वीडियो में हम आपको IPSC की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बताने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आज आप IPSC के तरीकों को जानने का प्रयास करेंगे, उसके बेसिक चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं IPSC के बेसिक टर्मों से। सबसे पहले IPSC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसा कि बहुत सी जगहों पे इसका पूरा नाम पूछा जाता है, या जब भी जनरली कहीं हम शुरुआत करते हैं तो लोग हमसे पूछ बैठते हैं कि क्या नाम है इसका। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं आपको IPSC में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप कंफ्यूज हों। सीधे मैं आपके अपने तरीके से सीखता हूँ, बताने का प्रयास करूंगा जिससे आप तुरंत सीख जाएं। तो फार्मूला क्या है IPSC याद करने का? इसका जनरल सा फार्मूला होता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब ये चीज़ें क्या हैं वो धीरे धीरे आप सीखेंगे। उनमें पहला है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो भी श्रृंखला में सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, यानी जो श्रृंखला के अलग, ऐसे कर लीजिए, जो श्रृंखला में शाखाएं निकली होंगी उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। वो चाहे कोई भी क्रियात्मक समूह हो सकता है, चाहे कोई भी रूट वर्ड हो सकता है। मुख्य रूप से रूट वर्ड क्या है? जो श्रृंखला में पाया जाता है। तो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन, जितने मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या होगी उसी को रूट वर्ड कहा जाएगा। जैसे अगर एक कार्बन है तो इसको मेथ कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। ऐसे ही 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो दो डेक। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? जनरली बॉन्डिंग में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों जुड़ा होता है। तो डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को या सिंगल बॉन्ड को, ये सभी प्राइमरी सफिक्स होते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक बॉन्ड पाए गए हैं तो सेकेंडरी यानी डबल बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स के रूप में काउंट किया जाता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? जो हमारी दी गई श्रृंखला में क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, और क्रियात्मक समूह में जो सबसे ऊपर होता है वरीयता क्रम में, उसको सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह अब क्या होता है? तो जो भी समूह लगा हुआ होता है उसमें जो किसी विशेष रोल को दर्शाता है उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन ओनली वन वुड बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी सफिक्स एंड रिमेनिंग आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक से अधिक श्रृंखलाएं लगी हुई हैं तो उन सभी श्रृंखलाओं में केवल एक को कहा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, बाकी सभी को सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जाना जाता है। जैसे उसी श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम श्रृंखला को काउंट करेंगे, जिससे हमने बताया कि सेकेंडरी सफिक्स किसको लेंगे, तो COOH अगर है तो उसको सबसे पहले लिया जाता है, उसके बाद SO3H को, उसके बाद COO के होल ट्वाइस O को, जिसको आप एनहाइड्राइड कहते हैं, फिर से DOR, COCl, CONH2, CHO, CN, COOH, SHNH2। इस टाइप के श्रृंखला के बेसिस से हम उसके श्रृंखला को काउंट करते हैं। तो आइए हम आपको कुछ रूट वर्ड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम उनके श्रृंखला को लिखते हैं, जिसमें उनके क्रियात्मक समूह के आधार पर उनकी गणना की जाती है। तो एक हम चार्ट को बनाएंगे और उस चार्ट के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। चार्ट हमारा रहेगा फंक्शनल ग्रुप का, कॉमन नेम का, और हमारा IPSC नेम का भी हो सकता है वो। इसको हमने इस रूप में दिया है आपके सामने, तो इसका कैसे उपयोग करेंगे वो आपको हम सिखाएंगे आगे।
जैसे मेरे पास एक चार्ट बेसिस एक वो है, इसको हम कहने का प्रयास करेंगे। अगर SO3H है तो इसको सल्फोनिक अम्ल कहा जाता है। सल्फोनिक अम्ल कहा जाएगा। COOH है तो कॉमन नेम में कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ IUPAC में इसका प्रयोग करते हैं ओइक एसिड के रूप में। इसको कहीं कहीं प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में भी जाना जाता है। अगर कुछ इस टाइप का लगा हुआ है तो ओइक एनहाइड्राइड इसको जाना जाता है। एनहाइड्राइड जनरली ये जहाँ होगा ये IUPAC के रूप में यूज़ किया जाएगा, यानी सफिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और भी हैं कुछ COOR, तो इसको भी कहते हैं OAT के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इसको आप कॉमन नेम के साथ साथ आप अगर आवश्यकता पड़ेगी तो प्रीफिक्स में भी यूज़ किया जाएगा और ये सफिक्स में भी यूज़ किया जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। हमने इस रूप में लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा भी हमने लिखा हुआ है COCl है, जिसको ऑयल क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। ऑयल क्लोराइड, और यहाँ इसको कहते हैं क्लोरोफार्मिल। जैसा कि मैं इसलिए दोनों देख के लिख दे रहा हूँ ताकि कोई वर्ड भी गलती ना हो आपका, तो आप इसको इस रूप से जानेंगे। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि CONH2 अगर है तो कार्बोमोइल, और यहाँ इसको एमाइड कहा जाता है। तो आप इन श्रृंखलाओं को लिख लें और तत्काल आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम SO3H को देखेंगे सल्फोनिक एसिड, COOH पे कार्बोक्सिलिक एसिड और ओइक एसिड। CO का होल ट्वाइस O को हम ओइक एनहाइड्राइड के नाम से जानेंगे। COOR को OAT कहा जाएगा। COCl को क्लोरोफार्मिल या ऑयल क्लोराइड, CONH2 को कार्बोमोइल या एमाइड कहा जाएगा। तो आइए आगे की श्रृंखला में हम आपको और भी ले चलते हैं। मैं हिंदी वर्ड नहीं लिख रहा हूँ तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं बच्चों तक पूरी बात समझ में आ सके। CN एक होता है, इसको साइनो कहा जाता है, साइनो कहते हैं इसको, और यहाँ नाइट्राइल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी हैं CHO, एल्डो, या इसको कहीं कहीं फार्मिल का भी प्रयोग किया जाता है, और यहाँ अल कहते हैं। ऐसे ही CHO के बाद आता है CO, इसको कीटो या ऑक्सो भी कहा जाता है, और इसको ओन का प्रयोग दिया जाएगा। इसके अलावा भी चीज़ें हैं OH, जिसको हम हाइड्रोक्सी के नाम से जानेंगे, हाइड्रोक्सी, और इसको हम कहेंगे अल के रूप में, और ऑल के रूप में, सॉरी ऑल के रूप में जानेंगे। हाइड्रोक्सी OL है। और SH मर्केप्टो थायोल इसको कहा जाता है, और भी कुछ है इसमें। इसके अलावा भी इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि OCH3 कहीं है तो इसको कहेंगे मेथॉक्सी, हाँ जी। OC2H5 है तो उसको कहेंगे एथॉक्सी। ऐसे ही OR है तो एल्कॉक्सी कहा जाएगा। ये सभी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे हम और भी चीज़ों का उपयोग करेंगे, जैसे मैं लिखवाने का प्रयास करता हूँ अभी आपको। जैसे X के रूप में अगर आ गया, तो जैसे अगर Cl आ गया, Br आ गया, तो क्या कहेंगे क्लोरो ब्रोमो यानी फ्लोरो हेलो का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। NO2 आ गया तो आप इसको कहोगे नाइट्रो,
इसके अलावा अगर NO आ गया तो नाइट्रोसो, नाइट्रोसो कहेंगे आप। इसके अलावा अगर NH2 आ गया तो एमिनो कहा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इतने की आवश्यकता पड़ेगी हमें नॉमेनक्लेचर के सिस्टम में, और आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपको इतना पता होगा, इन सभी के नॉमेनक्लेचर का सिस्टम पता होगा, तो बड़ी ही आसानी से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट IUPAC सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें श्रृंखला, खुली श्रृंखला के लिए कैसे IUPAC करते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा। फिर कल मैं आपको बंद श्रृंखला के बारे में IUPAC बताना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ IUPAC के क्वेश्चंस। IUPAC के दोस्तों एक रूल है, IUPAC में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान देना होता है कि जो भी श्रृंखला लेनी है वो हमारी मेन श्रृंखला होनी चाहिए। यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसे श्रृंखला में रखा जाएगा। दूसरा, यदि डबल बॉन्ड है, यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, बंध है, तो उसे भी श्रृंखला में रखना है। कोई भी क्रियात्मक समूह अगर है तो अगर उसमें कार्बन मौजूद है तो उसमें श्रृंखला में रखेंगे आप। यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी श्रृंखला में रखेंगे, भले हमारी मेन चेन छोटी ही क्यों न हो जाए। तीसरा चीज ये आप ध्यान देंगे कि मुख्य श्रृंखला कार्बन की बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए। मुख्य श्रृंखला कार्बन की बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे ही दोस्तों नियम आते रहेंगे और मैं बीच बीच में बताने का प्रयास करता रहूंगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से सीखते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि IUPAC एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लाख थियरी पढ़ लीजिए, आपको IUPAC कभी नहीं आएगा। IUPAC आपको तभी आता है जब आप उसकी लिख के प्रैक्टिस करते हैं। और किताबों में अगर आप देख रहे हैं, उसके आंसर्स को देख रहे हैं, तो भी आपको नहीं आएगा। IUPAC सेल्फ आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हैं तब तक आपको आता नहीं है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि कैसे हम IUPAC को लिखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक श्रृंखला रखा कुछ इस टाइप का, तो सबसे पहले हमें जनक श्रृंखला का चुनाव करना होता है। जनक श्रृंखला कौन सी श्रृंखला होती है? जो भी श्रृंखला दी गई हो उस श्रृंखला में अधिक से अधिक कितने कार्बन के कंपाउंड हैं, यदि कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है तो आपको देखना होता है ये। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला इधर से मिल रही है। 1 2 3 4 5 इधर, तो 6 बड़ा है तो हम 6 का करेंगे। अब एक कंफ्यूजन यहाँ ये होता है कि श्रृंखला का नॉमेनक्लेचर हम इधर से करें या इधर से करें। सबसे पहले हमें अंकन करना जो है, हम उस अंकन को किधर से करें। अगर हम इधर से करते हैं तो 4 पे हमें क्रियात्मक समूह लगा हुआ मिलता है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ से करते हैं तो नज़दीक में 3 मिलता है। तो हरदम हमें ये खोजना है कि नज़दीक का सब्स्टिट्यूएंट लेना है, नज़दीक का सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब अगर ऐसा किया गया तो ऐसा करने से क्या होगा कि नज़दीक में मिल रहा है मेथिल, तो हम इसको कर सकते हैं 3 मेथिल
कितने कार्बन की श्रृंखला है? 6 कार्बन की। तो हमने बताया था सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, फिर रूट वर्ड लिखा जाएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ प्राइमरी सफिक्स आया नहीं, सेकेंडरी सफिक्स आया नहीं, तो आप सीधे आप रूट वर्ड लिख सकते हैं। तो रूट वर्ड में 6 कार्बन की श्रृंखला है, जिसको कहेंगे आप हेक्सेन। तो 3 मेथिल हेक्सेन आप कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? 3 मेथिल हेक्सेन। चलिए आगे हम देखते हैं। और भी वीडियोज हैं जो चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। आपको क्या करना है कि इसका नामिनक्लेचर करना है। नामिनक्लेचर करना है तो नामिनक्लेचर के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि नामिनक्लेचर की जो विधि है उस विधि में कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। कैसे नामिनक्लेचर करें? तो सबसे पहले हमें जनक श्रृंखला का चुनाव करना होता है। और जनक श्रृंखला क्या होती है कि सबसे बड़ी जो श्रृंखला पाई जाएगी उसी को जनक श्रृंखला माना जाएगा। तो बड़ी श्रृंखला कैसे काउंट करेंगे? अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 कार्बन मिलता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 मिला। तो दोनों में 6 मिला, इसका मतलब दोनों में यहाँ से कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें उसके बाद देखना है कि ऐसी और भी कोई श्रृंखला तो नहीं मौजूद है जो कि 6 से अधिक है। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और जैसा इसे हमने किया तो यहाँ हमें 7 कार्बन की श्रृंखला मिल गई। और जैसे ही हमें 7 कार्बन की श्रृंखला मिलेगी तो हम 7 को ही प्रायोरिटी दे के नंबरिंग करेंगे। तो उस बेसिस पे इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम क्या करते हैं, 3 पे भी मेथिल लगा है, 3 पे मेथिल लगा है तो कोई चीज़ अगर 2 बार आएगा तो डाई का प्रयोग करते हैं। 3 डाई मेथिल। 7 कार्बन की श्रृंखला है तो 7 कार्बन को कहते हैं हेप्टेन। क्या कहते हैं? हेप्टेन। तो आप कह सकते हैं कि 3 डाई मेथिल हेप्टेन की श्रृंखला हमें प्राप्त हुई है। तो आप 3 डाई मेथिल हेक्सेन के रूप में, हेप्टेन के रूप में जान सकते हैं। आइए और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनके माध्यम से आप IPSC के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो आज का दोस्तों हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी जाने वाला है, बड़ा वीडियो जाने वाला है, ताकि आप तक IPSC के टॉपिक संपूर्ण रूप से क्लियर हो सके। तो मैं इस टॉपिक को बताने का प्रयास करूँगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करता हूँ मैं। चलिए ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें प्राइमरी सफिक्स पाया जाए, तो अब ऐसे कंपाउंड में नामोनोक्लेचर कैसे करेंगे सीखते हैं। एक मैंने बताया जिसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं था, न तो कोई प्राइमरी न तो कोई सेकेंडरी। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि ऐसा कहीं मौजूद है जहाँ की कोई प्राइमरी सफिक्स हो। तो एक तरीका तो यह है, जनरली हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 में मिल रहा है। एक देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो हमें दिमाग में आएगा कि 5 दोनों भी है, कोई भी श्रृंखला लिखा जा सकता है, लेकिन वो क्या है, गलत है। सही कैसे होगा? प्राइमरी सफिक्स अगर मौजूद है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर श्रृंखला में मौजूद है तो उसको उस श्रृंखला में लेना ही है। तो अगर देखा जाए तो ये श्रृंखला में मौजूद है और ये स्टार्टिंग से है, तो स्टार्टिंग से होने का इसको श्रृंखला में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ से 5 कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो 3 पे लगा हुआ है, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसको कहेंगे एथिल। क्या कहेंगे? एथिल। तो आप कहोगे 3 पे लगा हुआ है एथिल, तो 3 एथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5 के। तो 5 कार्बन का मतलब पेंट होता है, लेकिन 1 पे लगा है इन, तो आप पेंट 1 इन कह सकते हैं या इसको 1 पेंटीन भी कह सकते हैं। ये दोनों ही अपनी जगह सही है। 3 एथिल 1 पेंटीन या पेंट 1 इन भी आप कह सकते हैं। दोनों ही आपका परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, ये डबल बॉन्ड या कोई भी प्राइमरी सफिक्स के बेसिस पे मिला। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कभी हुआ कि क्वेश्चन में कुछ और चेंजिंग कर दिया जाए,
तो कैसे हम सीखेंगे? कुछ इस टाइप का, मान लीजिए श्रृंखला में कुछ ऐसे दे दिया जाए। इस टाइप की श्रृंखला मिल जाए हमारे पास, तो पहले हमें क्या करना होगा? जनक श्रृंखला का चुनाव। जनक श्रृंखला के चुनाव में अगर कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है तो हम क्या देखेंगे? जितनी बड़ी श्रृंखला मिले, अगर कोई प्राइमरी सेकेंडरी है तो उसको लेना है हमें। तो यहाँ हमें एक प्राइमरी दिख गया, तो सीधे हम क्या करेंगे? प्राइमरी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर हम इसको ऐसे घुमा दें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बड़ी श्रृंखला है 6 से, और 6 और 7 दोनों की श्रृंखला में हमारा प्राइमरी सफिक्स मौजूद है। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे कि हम बड़ी श्रृंखला का काउंटिंग करेंगे। तो इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ से हो सकता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हम देखते हैं कि 4 पे क्रियात्मक समूह लग गया जिसमें 2 कार्बन है सबस्टिट्यूएंट ग्रुप में, उसको क्या कहेंगे? 4 एथिल। क्या कहेंगे? 4 एथिल। तो हम कहेंगे इसको 4 एथिल, और ये टोटल 7 कार्बन की श्रृंखला है तो हेप्ट हो जाता है, लेकिन 2 पे लगा है इन, तो हम कह सकते हैं 2 हेप्टीन या हेप्ट 2 इन। तो हम दोनों कर सकते हैं और दोनों ही सही है, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो आइए और भी आगे की श्रृंखला हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर प्राइमरी सफिक्स इस टाइप का हुआ तो मान लीजिए कोई ऐसी श्रृंखला मिली जिसमें सेकेंडरी सफिक्स मौजूद है, जैसे तो क्या किया जाएगा? अब अगर सेकेंडरी श्रृंखला मौजूद है तो सेकेंडरी का जो कार्बन है अगर उस श्रृंखला में, तो उस कार्बन को श्रृंखला में काउंट किया जाता है और प्रयास करना है कि वहीं से हमें नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। तो उस बेसिस पे इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। 4 कार्बन हो गए हैं, तो 1 पे लगा है ओइक एसिड, तो 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या कहेंगे? 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। बड़ा ही आसान सा नाम हो जाता है इसका, इसको आप बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्रियात्मक समूह लेके करते हैं। मान लीजिए हमें कुछ ऐसा दे दिया, CH2 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 CH CH3 CH2 CH3 इस टाइप को दे दिया। तो क्या करेंगे हम? हमने बताया कि अगर सेकेंडरी श्रृंखला मौजूद है, सेकेंडरी सफिक्स मौजूद है, तो आपको उसको नंबर 1 काउंट करना है। तो अब नंबर 1 तो ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 हो गया। तो अगर हम इधर जाएंगे तो 4 यहाँ मिलेगा, लेकिन इधर जाएंगे तो 5 तक मिलेगा। तो हमें क्या करना है? बड़ी श्रृंखला लेनी है, हम बड़ी श्रृंखला की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या इसका नाम हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेनल, या आप कह सकते हो 3 मेथिल 1 पेंटेनल, ये भी आप कह सकते हो बहुत ही आसानी से, ताकि आप इसकी श्रृंखला को सीख सकें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कभी मान लीजिए एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ गया तो क्या होगा? या अगर ऐसा हुआ कि एक, जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया, यानी एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है, तो क्या करेंगे हम? तो आपको देखना है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है उसको श्रृंखला में पहले लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हम गणना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4। तो हम कहेंगे
अब मैं मैक्सिमम बच्चे मैंने कोचिंग में देखा है या किसी स्कूलों में देखा है, बच्चे पढ़ के आते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि सर डबल बॉन्ड तो 3 पे भी दिख रहा है, 4 पे भी दिख रहा है, तो किस संख्या को लेंगे? तो जो छोटी संख्या है 3 और 4 में छोटा संख्या कौन सा है? 3 है, सब जान रहे हैं। तो 3 वाली संख्या ही डबल बॉन्ड के लिए लिखी जाएगी। तो वो अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 पे लगा हुआ है इन, तो 3 इन क्या हो जाएगा? 3 इन, और ये 4 कार्बन की श्रृंखला है तो हम कहेंगे 3 इन के बाद 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या कहेंगे? 3 इन 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये इस प्रकार की श्रृंखला का नॉमेनक्लेचर के रूप में नाम हो जाएगा। 3 इन 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। बड़ा आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा दे दिया कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ और भी चीज़ें मौजूद हों, तो कैसे आप करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक श्रृंखला दिया गया, हमें ऐसे दिया गया। अब ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें कैसे किया जाएगा, ऐसे भी टाइप के आ सकते हैं। तो ऐसे टाइप में क्या करना होता है आपको कि आप क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से भी करने के लिए सोचेंगे, ऐसे भी इधर से भी करने के लिए सोचेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि अगर प्राइमरी सफिक्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और वो श्रृंखला के स्टार्टिंग में है, तो आप प्रयास करिए कि नॉमेनक्लेचर वहीं से स्टार्ट करिए। जैसे अगर आप यहाँ से करते हो तो यहाँ से 4 पे मिलता है, लेकिन यहाँ से करते हो तो 1 पे मिलता है। तो नज़दीक कौन सा है? 1। तो जहाँ से नज़दीक होगी वहीं से हर बार आप कहानी स्टार्ट करोगे। तो आप क्या कहोगे? यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 2 हो गए, एक तो 6 पे लगा हुआ मेथिल है और एक तो 3 पे लगा हुआ आइन है। तो अब यम और वाई में सभी जानते हैं कि यम पहले आएगा, तो आप कहोगे 6 मेथिल। यहाँ आपको सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना होता है। 6 मेथिल 3 आइन। इसका इंग्लिश अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ अ से आप लिख रहे हैं, वाई से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ABCD चेक करना है, ना कि हिंदी। तो 3 आइन, और ये 7 कार्बन की श्रृंखला है, तो कहेंगे आप 1 हेप्टीन। आप उसको 1 हेप्टीन के नाम से जानेंगे, जिसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं 6 मेथिल 3 आइन 1 हेप्टीन के नाम से। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स लेने का प्रयास करते हैं जिनके माध्यम से आपको और आसानी से समझ में आ जाए टॉपिक। थोड़ी सी बड़ी श्रृंखला को मैं लूँगा, जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस को भी सीख सकें। मान लीजिए एक से अधिक क्रियात्मक मौजूद हैं, उसमें एक क्रियात्मक समूह ऐसा है जो कार्बन का है और एक से क्रियात्मक समूह ऐसा है जो कार्बन का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको भी सीखने का प्रयास करते हैं हम। यदि हमारे पास ऐसा कोई कभी होता है कि अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह आते हैं जिसमें एक कार्बन का श्रृंखला है और दूसरा कार्बन की श्रृंखला नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो कार्बन की श्रृंखला होती है अगर वो COOH, CN और CHO और COR इस टाइप का ये 4 अगर है वो तो कार्बन की श्रृंखला में काउंट होता है। इसके अलावा कोई भी है तो कार्बन की श्रृंखला में काउंट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को छोड़ के बाकी जो क्रियात्मक समूह रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि जैसे ये 1 हो गया तो क्या ये भी क्रियात्मक समूह है, तो क्या ये भी 1 से स्टार्टिंग होगा? नहीं, जो बड़ी श्रृंखला में जो वरीयता क्रम हमने लिखवाया था उस वरीयता क्रम के आधार पर अगर वो है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब आप ऐसे नॉमेनक्लेचर कर दिए तो बचा क्या? अब यहाँ क्या हुआ, ये हमारा हो गया सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये 5 वाले और 6 वाले। तो आप क्या कहोगे, देखिए क्लोरो का मतलब C से स्टार्ट होता है, मेथिल का मतलब M से स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे 6 क्लोरो 5 मेथिल
6 क्लोरो5 मेथिल और ये 6 कार्बन का श्रृंखला है, तो आप कह सकते हैं 1 हेक्सेनोइक अम्ल। अगर आप 1 नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सही है, उसके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है ये। कभी कभी क्या होता है कि हम जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, और जो हम नहीं सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो हम कैसे नॉमेनक्लेचर के सिस्टम को आगे बढ़ाते जाएं, उसको भी हमें सीखना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक ही कार्बन की श्रृंखला में ऐसे दे देता है, अब ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस टाइप की कार्बन की श्रृंखला का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करें। ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसी जगहों पे बच्चे गलती करके चले आते हैं कि सर हम लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा हमें समझाने का प्रयास करें। और अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप से दिया होता है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। जैसे कुछ बुकों में ऐसे दिया होता है कि हम किसी एक श्रृंखला का चुनाव करें और उसको ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5। ऐसे कंडीशन जो लिखा है तो उसको कहते हैं विकिनल, कहा जाता है विकिनल क्रियात्मक समूह। अगर उसमें कार्बन मौजूद है तो कार्बन जो श्रृंखला में संभव उसको लिख लीजिए। तो अब ये जो क्रियात्मक समूह है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो कहेंगे 3 कार्बोक्सी। 1 और 5 पे लगा हुआ है तो 1,5 डाई, या ऐसे नहीं, कुल कितने कार्बन हो गए 5, तो इसको कहेंगे पेंट 1,5 डाई ओइक अम्ल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 3 कार्बोक्सी पेंट 1,5 डाई ओइक अम्ल भी आप कह सकते हो, यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद हैं, 2 से अधिक हैं तो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें कन्फ्यूज़न, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है इस टॉपिक में हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपके जीवन में कभी भी किसी टाइप की समस्या न रह पाया। जैसे ऐसे कहीं लिख दिया गया, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर देखिए यहाँ क्या है कि आपको एक चीज़ ये चीज़ चेक करना है कि जो क्रियात्मक समूह मौजूद है क्या वो अकेले है। अगर अकेले है तो हमने केवल एक ही को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोला है। अगर वो एक से अधिक जगह आता है, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स मैंने बोला है, एक से अधिक जगह सेकेंडरी सफिक्स पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, वन टू थ्री ट्रायल। लेकिन क्या सोचिए कि क्या जो आपने ये लिखा इसमें सेकेंडरी सफिक्स कितनी बार हो गया, 3 बार। तो सेकेंडरी सफिक्स कहीं भी लगेगा तो वो एक ही जगह माना जाएगा ना। अगर एक से अधिक जगह है तो फिर वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसलिए क्या करते हैं, आप सभी को सब्स्टिट्यूएंट मान के हल कर सकते हैं। तो आपका ये कहना गलत है, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल कहना गलत। तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि सबका सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी है। और आप क्या कहेंगे, प्रोपेन। तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी आप कहेंगे प्रोपेन। तो ये चीज़ सही निकल के आता है, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसको। ठीक है, यदि कार्बन मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में उसका उपयोग करेंगे। यही थोड़ा सा हम अगर श्रृंखला बना दें CN का, तो वो भी सेम टाइप का हो जाएगा जैसे COOH वाला था। ठीक है, आइए कुछ और भी देखते हैं। तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसे रूट में दे देता है कि हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ कार्बन नहीं लिखता, जैसे ऐसे नामकरण कर दिया, यहाँ कर दिया ClBr2 CH3, तो
भी बहुत से बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं सर इसका नाम निकले से कैसे करें। तो अब बड़ा आसान है, देखिए 1 2, तो क्या करोगे आप, अब ये आई से स्टार्ट है तो आईडो, IODO, ये सी से ये बी से, तो आप क्या कहोगे 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो, कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, तो एथेन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। बड़ा ही आसान मेथड है, समझने की वो है कि कैसे हम इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बॉल एंड स्टिक मॉडल में दिए होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इसको कैसे करना है। बॉल एंड स्टिक मॉडल का मतलब कुछ इस टाइप का श्रृंखला दिया होता है, ठीक है। तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाला कैसे होगा, ये तो बहुत कठिन है, तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है, कैसे होगा, इसमें कार्बन श्रृंखला नहीं लिखा है, कार्बन समूह नहीं लिखा है। तो बड़ा आसान है, जितने भी कॉर्नर मिलते हैं उन कॉर्नर को बॉल बना लो, और जो ये बॉन्ड दिख रहा है उसको मान लो स्टिक। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल के बेसिस पे आप नंबरिंग कर सकते हो। तो ये कितने हो जाएंगे, 7 कार्बन का श्रृंखला, जिसको आप कहेंगे हेप्टेन। आप कहेंगे हेप्टेन की श्रृंखला है, तो आप इसको हेप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बदलाव करें, थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाएगा, तो आइए देखते हैं क्या बदलाव करना है। यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, COOH लगा दिया, NO2 लगा दिया, Ca लगा दिया। अब क्या करोगे आप, कन्फ्यूजन एक से अधिक, यहाँ 3 क्रियात्मक समूह है और सेकेंडरी के, और एक प्राइमरी का है, तो अब कन्फ्यूजन होगा हमें। लेकिन हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसी श्रृंखला मिलेगी तो आपको COOH को पहले लेना है, और साथ साथ ये भी देखना है कि प्राइमरी सफिक्स आपके साइकिल से छूटे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 बाकी चीज़ें जो ऐसे रहेंगी देखा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ आपके सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। सब्स्टिट्यूएंट आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों हैं। तो इसको नाइट्रो यानी N से स्टार्ट करेंगे, इसको E से स्टार्ट करोगे आप, इन से स्टार्ट करोगे, इसको C से स्टार्ट करोगे ना, तो क्लोरो है ना। तो उम्मीद है कि 7 पहले आएगा, तो 7 क्लोरो, और यहाँ 5 है तो 5 इन, 3, अच्छा 1 पे आपको मेथिल भी दिख रहा है, 2 पे 2 मेथिल, और 3 नाइट्रो, और कितने कार्बन होगा, 7, तो हेप्टेनोइक। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो कि ऐसे श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा, 7 क्लोरो, 5 इन, 2 मेथिल, 3 नाइट्रो, हेप्टेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो के माध्यम से IUPAC के कुछ क्वेश्चंस आपके मन में जो बार बार उठ रहे थे, अब आपके मन में डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और लगातार वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो IUPAC नहीं आता है तो चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 9th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, BSc कर रहे हो, या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पढ़ रहे हो, या BTech कर रहे हो, IUPAC का एप्लीकेशन हर जगह आता है। आपको कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, COT, IERT, पॉलिटेक्निक, NEET, IIT, तो हर जगह से क्वेश्चंस मिलते हैं, NDA, CDS। तो आप इनको इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आपके मन से IUPAC से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो सके। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे या आप को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी साझा करें ताकि उनके भी मन में उठने वाले IUPAC से रिलेटेड टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस यूपी में भदोही डिस्ट्रिक्ट में हमारी संस्था औराई में चलती है, जो कि जेनियल क्लासेस के नाम से मौजूद है। आप वहाँ भी हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके, हमारे थंबनेल पे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप हमसे डायरेक्टली बात करके हमारे संस्था जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।